हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड के शेयर को अभी होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, या जिन लोगों को यह शेयर आईपीओ के थ्रू नहीं मिल पाया था क्या वह अभी इस शेयर को खरीद सकते हैं या नहीं। इन सब के बारे में डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। इसके साथ साथ इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी के बिजनेस को देखेंगे, उसके बाद हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल को देखेंगे, उसके बाद हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखेंगे, फिर हम लोग इस कंपनी के स्ट्रेंथ और रिस्क के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग ये जानेंगे कि क्या अभी इस शेयर को होल्ड करें या सेल करें। पहले हमें यह चीज जानना जरूरी है कि इसने जो आईपीओ से पैसा उठाया है वह पैसा कंपनी के पास जाएगा या फिर कंपनी के प्रमोटर के पास। तो इस चीजों को समझने के लिए हमें आईपीओ के डिटेल्स को देखना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग इस कंपनी के आईपीओ के डिटेल्स को देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसके आईपीओ का जो बिडिंग डेट था वह 13 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी 2025 तक था, यानी कि इतने डेट के बीच में आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते थे। और इसका जो प्राइस बैंड था वह 407 रुपए से 428 रुपए था, यानी कि इस आईपीओ के पर शेयर का जो प्राइस था वह 407 रुपए से लेकर 428 रुपए के बीच में था। और इस आईपीओ का जो लिस्टिंग डेट था वह 20 जनवरी 2025 को था। और यह शेयर एनएससी पर 542 रुपए पर शेयर के प्राइस पर लिस्ट हुआ, यानी कि लिस्ट होते ही 26.6% का प्रॉफिट दिया। वहीं पर यह बीएससी पर 528 रुपए के प्राइस पर लिस्ट हुआ और लिस्ट होते ही 23.3% का रिटर्न दिया। और यह कंपनी आईपीओ से टोटल 698 करोड़ रुपए जुटाई है, जिसमें से 138 करोड़ रुपए फ्रेश इशू से और 560 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल से जुटाई है। ओवरऑल इसका मतलब यह हुआ कि जो फ्रेश इशू से पैसा कलेक्ट हुआ है वह कंपनी के पास जाएगा, कंपनी इसका यूज अपने बिजनेस के एक्सपेंशन में करेगी। वहीं पर जो ऑफर फॉर सेल से पैसा कलेक्ट हुआ है वह कंपनी के प्रमोटर की जेब में जाएगा। तो यह थी आईपीओ से रिलेटेड डिटेल्स। अब हम लोग यह समझते हैं कि फ्रेश इशू से जो पैसा आया है उसका यूज कंपनी किस तरीके से करेगी। 22.98 करोड़ रुपए कंपनी के अवेल्ड बोरोइंग के फुल या पार्ट रीपेमेंट या प्रीपेमेंट के लिए यूज किया जाएगा। और 4.6 करोड़ रुपए सब्सिडरीज की अवेल्ड बोरोइंग के फुल या पार्ट रीपेमेंट या प्रीपेमेंट में यूज किया जाएगा। और 43.5 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर की फंडिंग के लिए, जिससे न्यू मशीनरी को परचेस किया जाएगा। और 25 करोड़ रुपए का यूज यह कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी बिजडेंट डिवाइस प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्ट करेगी न्यू मशीनरी परचेस करने के लिए। और बाकी बचे हुए पैसे का यूज जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। अब हम लोग इस कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू को देखते हैं। यह कंपनी फुली इंटीग्रेटेड डेंटल प्रोडक्ट कंपनी है जो कि कई तरह के डेंटल सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। यह इंडिया की एकमात्र कंपनी है जो इंड टू इंड इंटीग्रेटेड डेंटल प्रोडक्ट ऑफर करती है। और कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें तो यह कंपनी कस्टमाइज क्राउन्स एंड ब्रिजेस, ब्रांडेड डेंटल आइटम्स जैसे कि क्लियर एलाइनर्स, थर्मोफॉर्मिंग सीट्स एंड एलाइनर रिलेटेड प्रोडक्ट, यह सब इस कंपनी के प्रोडक्ट हैं। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि क्राउन्स क्या होता है, ब्रिजेस क्या होते हैं, एलाइनर क्या होता है, इन सब के बारे में समझ लेते हैं। क्राउन्स क्या होता है कि जब कोई दांत खराब हो जाता है या आधा टूट जाता है तो जो टूथ कैप लगाने को बोलता है डॉक्टर, उसी को डेंटल क्राउन और डेंटल कैप बोलते हैं। ब्रिज क्या होता है कि जब किसी का एक दांत टूट कर निकल जाता है तो वह नकली दांत लगवाता है और जो नकली दांत के अगल बगल वाले दांत होते हैं उस पर टूथ कैप लगा जाता है, उसी को ब्रिज बोलते हैं। और तीनों दांतों को मिला करके इसी को टूथ ब्रिज बोलते हैं। क्लियर एलाइनर क्या होता है कि अगर आपके दांतों में गैप है या टेढ़े मेढ़े दांत है तो उन लोगों के लिए क्लियर एलाइनर आते हैं, जैसा कि यहाँ पर इमेज पर देख सकते हो। और यह कंपनी पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री के लिए स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट डिजाइन भी ऑफर करती है। और इस कंपनी के 3 मेन बिजनेस सेगमेंट्स हैं, जैसे पहला लेबोरेटरी ऑफरिंग, दूसरा है एलाइनर सोल्यूशन, तीसरा है पेडियाट्रिक डेंटल प्रोडक्ट। पहले हम लोग इसके पहले बिजनेस सेगमेंट लेबोरेटरी ऑफरिंग को देख लेते हैं। इस सेगमेंट में कंपनी टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में फाइनेंशियल ईयर 2024 में 64.75% और फर्स्ट हाफ ईयर में 63.07% कंट्रीब्यूट की है। इस कंपनी को डेंटल लेबोरेटरीज बिजनेस में 20 साल का एक्सपीरियंस है और यह कंपनी 22,000 से अधिक डेंटल क्लिनिक, डेंटल कंपनीज और डेंटिस्ट के साथ लिंक्ड है। और इसका दूसरा बिजनेस सेगमेंट है एलाइनर सोल्यूशन। इस सेगमेंट में कंपनी टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में फाइनेंशियल ईयर 2024 में 28.12% और फर्स्ट हाफ ईयर में 31.10% कंट्रीब्यूट की है। और इस बिजनेस सेगमेंट के अंदर कंपनी क्लियर एलाइनर, थर्मोफॉर्मिंग सीट एलाइनर रिलेटेड प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है।
और यह कंपनी इंडियन एलाइनर मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए और भी फोकस्ड है और इसी वजह से इस कंपनी ने अपने ब्रांड इल्यूजन एलाइनर के अंडर क्लियर एलाइनर लॉन्च किए हैं। और इसका तीसरा बिजनेस सेगमेंट है पेडियाट्रिक डेंटल प्रोडक्ट। इस सेगमेंट में कंपनी टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में फाइनेंशियल ईयर 2024 में 7.13% और फर्स्ट हाफ ईयर में 5.83% कंट्रीब्यूट की है। एज ऑफ 30 सितंबर 2024 इस कंपनी के पास टोटल 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जिसमें से 5 मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में है और एक फैसिलिटी कोच्चि केरला में लोकेटेड है। अब हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी का रेवेन्यू 2022 में 138 करोड़ था, वहीं पर 2023 में 163 करोड़ हो गया, 2024 में 195 करोड़ हो गया और 2025 के फर्स्ट हाफ ईयर में 117 करोड़ है। तो ओवरऑल कंपनी का जो रेवेन्यू है लगातार बढ़ते हुए आया है। वहीं पर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी 2022 में 18 करोड़ की लॉस की थी, वहीं पर 2023 में 4 करोड़ की लॉस की थी और 2024 में 25 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है और 2025 के फर्स्ट हाफ ईयर में 22 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। तो कंपनी शुरुआत में लॉस में थी, लेकिन धीरे धीरे यह कंपनी प्रॉफिट जनरेट करने लगी। और इसके नेटवर्थ की बात करें तो 2022 में 22 करोड़ का नेटवर्थ था और 2023 में 19 करोड़ का नेटवर्थ और 2024 में 44 करोड़ का नेटवर्थ था और 2025 के फर्स्ट हाफ ईयर में 67 करोड़ का नेटवर्थ है। तो यहाँ पर इस कंपनी का नेटवर्थ भी बड़ा है। तो ओवरऑल कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वह कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। इसका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वह डिसेंट है। अब हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इस कंपनी का ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 78.78% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। वहीं पर इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.97% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर किसी भी कंपनी का ROE और ROCE दोनों 15% या 20% के ऊपर है तो उसे अच्छा माना जाता है। वहीं पर इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.94 है, जो कि अच्छा है, यानी कि इस कंपनी के ऊपर ज्यादा कर्ज नहीं है। अगर यही डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से अधिक रहता तब इसका मतलब यह होता है कि इस कंपनी के ऊपर ज्यादा कर्ज है। वहीं पर इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ 78.78% है, जो कि अच्छा है और कंपनी का पैट मार्जिन 13.03 है, जो कि डिसेंट है और इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 49.59 है। यहाँ पर इस कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो अधिक देखने को मिल रहा है। और वहीं पर IPO से पहले इसका जो EPS था यानी अर्निंग पर शेयर 4.88 था, वहीं पर IPO के बाद 8.27 हो गया, जो कि डिसेंट है। वहीं पर इसका PE रेशियो IPO से पहले 87.77 था, जो कि बहुत ही ज्यादा था और IPO के बाद 51.73 हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि अभी यह शेयर महंगे दामों पर मिल रहा है। और इसके मार्केट कैप की बात करें तो 2593 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि यह कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है। और इसके प्रमोटर की बात करें तो राजेश वृजलाल, समीर, कमलेश, भूपेंद्र, ये सब इस कंपनी के प्रमोटर है। और वहीं पर इस कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग IPO से पहले 46.56% था, वहीं पर IPO के बाद इसकी प्रमोटर होल्डिंग घट करके 41.7% हो गया, जो कि डिसेंट है। अगर किसी भी कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग 40% या 40% से अधिक है तो उसे अच्छा माना जाता है। तो अभी हम लोगों ने इस कंपनी के फंडामेंटल को देखा। कंपनी का फंडामेंटल ठीक है, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है और इसके अलावा और भी सारी चीजें डिसेंट है। लेकिन कंपनी का जो PE रेशियो है वह हाई है, यानी कि यह शेयर अभी महंगे दामों पर मिल रहा है। अब हम लोग इस कंपनी के वीकनेसेस को देख लेते हैं। पहला वीकनेस पॉइंट यह है कि इस कंपनी के अधिकतर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज मुंबई और मुंबई के आसपास ही लोकेटेड है। तो अगर इस रीजन में कोई डिसरप्शन होता है तो इसके बिजनेस और रेवेन्यू पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। दूसरा वीकनेस पॉइंट यह है कि इस कंपनी का बिजनेस इंडिया, US और UK में कंसंट्रेटेड है। तो अगर इन रीजन में किसी भी प्रकार का दिक्कत आता है, जैसे इकोनॉमिक स्लोडाउन, पॉलिटिकल अनरेस्ट से बिजनेस का लॉस होता है, तो इसके फाइनेंशियल कंडीशन पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यह थे इस कंपनी के कुछ निगेटिव पॉइंट। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस ठीक है, लेकिन कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उतना कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है और पिछले 1-2 वीक से ओवरऑल मार्केट भी डाउन चल रहा है, जिसकी वजह से इसके शेयर में भी अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है। तो अभी इस शेयर को बाई न करके वेट कर सकते हैं और गिरने का। और अगर मेरे को यह शेयर IPO के थ्रू मिला रहता तो मैं पहले आधे से अधिक शेयर को सेल करके प्रॉफिट बुक करता और थोड़े क्वांटिटी पर रिस्क लेकर होल्ड करता, और अगर यह शेयर अपने प्रीमियम प्राइस के नीचे गिरने लगता तो सेल कर देता। अगेन मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ,
और मेरा ऐसा कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने अपने एनालिसिस के बेसिस पर ओपिनियन दिया है, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है। तो अपने रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के आधार पर इस शेयर में इन्वेस्ट करें। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी जा करके फॉलो कर लेना।